हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फर्म्स अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जनरली आर। सामान्यतः पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म होती है कीमत निर्धारित करने वाली, कीमत देने वाली या कीमत को स्वीकार करने वाली। तो दे आर प्राइस टेकर्स, वो प्राइस को स्वीकार करने वाली होती हैं। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। उत्पाद विभेदीकरण दिया गया है, तो वो दिया गया था चैम्बरलिन के द्वारा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोफोनी वॉज इन्वेंटेड बाई। मोनोफोनी की अवधारणा का आविष्कार किसने किया है, तो वो किया था मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने। जैसे आपका मोनोपोली है जिसमें सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर। मोनोफोनी में क्या होता है, आपका सिंगल बायर होगा, यानी कि खरीदने वाला सिर्फ एक है, बेचने वाले अनेक हैं। मोनोपोली का जस्ट अपोजिट है ये। नेक्स्ट है अ कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड नॉन एज। वह लागत जो खर्च हो चुकी है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम लोग संक कॉस्ट, डूबत लागत। नेक्स्ट है डैश इज अ सिचुएशन ऑफ सेवरली फॉलिंग प्राइजेज एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गंभीर रूप से गिरती कीमतों और आर्थिक गतिविधियों के निम्नतम स्तर की स्थिति को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मंदी। जब प्राइजेस डाउन होते हैं बहुत गंभीर रूप से, और जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो नहीं होता है, वो अपने निचले स्तर पे होता है, तो उस समय डिप्रेशन की स्थिति होती है मार्केट में। नेक्स्ट है डैश इज अ सिचुएशन विद इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसी का जस्ट अपोजिट है कि जब डिप्रेशन में क्या होता है, सारी चीज़ें डाउन होती हैं, लेकिन कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें कीमत और निवेश में वृद्धि होती है, तो वो है आपका बूम पीरियड। जब समृद्धि का समय आता है तब ऐसा होता है। नेक्स्ट है अ ग्राफ इंडिकेटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। आउटपुट के विभिन्न स्तरों के साथ इनपुट के विभिन्न संयोजनों को दर्शाने वाला ग्राफ कहलाता है, तो वो कहलाता है आइसोकॉन्ट मैप। जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व है, तो वो क्या बताता है, टू कमोडिटीज़ के, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बताता है, संयोजन को बताता है, जिसके प्रयोग से एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। वैसे ही ये जो आइसोकॉन्ट कर्व है, ये बताता है आउटपुट और इनपुट के संयोजनों को एक प्रोड्यूसर के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स वॉज क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो बाई। अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने विभाजित किया, तो वो किया था रैगनर फ्रिस ने। माइक्रो एडम स्मिथ से रिलेटेड है, मैक्रो किन्स से। नेक्स्ट है हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो वो हैं जॉल डीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था एडम स्मिथ ने। उन्हीं को हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर भी बोलते हैं, एडम स्मिथ को ही। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। जब दो बिंदुओं के मध्य इलास्टिसिटी निकाली जाती है, लोच निकाली जाती है, तो उसे हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ। मांग वक्र नीचे की ओर झुका रहता है, किसकी वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, या इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। तो ये तीनों इसका रीजन है, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच फोकसेज ऑन व्हाट शुड बी। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो जोर देती है कि क्या होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। और वहीं पर जब बात आती है व्हाट इज की, यानी कि क्या है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ प्रोडक्शन इज जीरो देन फिक्स्ड कॉस्ट फॉर शॉर्ट टर्म विल बी, यदि उत्पादन ये शून्य होगा, यदि उत्पादन शून्य है तब अल्पकाल में स्थिर लागतें होंगी। तो अल्पकाल में आपकी स्थिर लागत पॉजिटिव होगी। आपका प्रोडक्शन ज़ीरो पे हो, चाहे 10 यूनिट पे हो, चाहे 100 यूनिट पे हो, आपका जो स्थिर लागत है वो हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है, वो कभी शून्य नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता है, तो ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है सेलर्स मार्केट इज दैट इन विच, विक्रेताओं का बाजार वह है जहाँ, सेलर की स्पेलिंग यहाँ और यहाँ दोनों जगह गलत है, ये वाली सेलर की है। सेलर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल, विक्रेताओं को विक्रय करने में कठिनाई होती है, ऐसा नहीं होता है। क्रेता को क्रय करने में सुविधा होती है, ये भी नहीं है, बल्कि इसका आंसर सी है कि विक्रेता वो बेच सकता है जो वे उत्पादित करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं विक्रेताओं का बाजार। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन दिए थे, सही है ये। रॉबिन्स स्कैरसिटी से रिलेटेड है, सीमित सिद्धांत उनके जो डेफिनेशन दी हुई है वो स्कैरसिटी से रिलेटेड है, तो वो भी सही है। और मार्शल की बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था। सैमुअल्सन और जे.के. मेहता, ये दोनों एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये फोकस करते हैं ग्रोथ पे और वहीं पर यानी कि विकास पे, और जो जे.के. मेहता हैं वो फोकस करते हैं वांटलेस पे, यानी कि आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत जे.के. मेहता ने दिया था, तो ये आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इनडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट आर, तटस्थता वक्र दो वस्तुओं का संयोग बताता है जो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, वो पूरक हैं, प्रतिस्थापन है या स्वतंत्र हैं। तो वो वस्तुएं प्रतिस्थापन होती हैं। जब भी आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं और उसमें एक तरफ एक वस्तु है, दूसरी तरफ दूसरी वस्तु है, तो वहाँ पर जो वस्तुएं आपकी दिखाई जा रही हैं वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली होती हैं। तभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट के यूज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे y को कम करेंगे तभी हम लोग x को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व, निम्न में से इंडिफरेंस कर्व का विशेषता कौन सा नहीं है। इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, सही है, वो कॉन्वेक्स रहता है, मतलब ओरिजिन की तरफ झुका हुआ। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हाईएस्ट कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन, तो ये भी सही है कि इंडिफरेंस कर्व पे जितने कर्व रहेंगे उसमें जो सबसे ऊपर वाला रहता है वो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। इंडिफरेंस कर्व में भी पैरेलल, सही बात है कि वो पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए सारे के सारे उसके फीचर्स हैं। डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू, विंकुचित मांग वक्र किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ओलिगोपोली में। किंग डिमांड कर्व आपका ऐसे बनता है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइटवर्ड बिकॉज ऑफ, मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि एक्सेप्शन है ये। जनरली क्या होता है आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड रहता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, अज्ञानता और गिफेन गुड्स, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। कि जब भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं, हम उसको दिखावे की तरह से प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं, तो कीमत बढ़ेगी तो क्या करेंगे, मांग को भी बढ़ा देंगे। वैसे ही अज्ञानता में भी होता है, और गिफेन गुड तो एक्सेप्शन है ही डिमांड कर्व का। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने दिया था, तो वो दिया था मुरे ने। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आड़ी तिरछी लोच। नेक्स्ट है व्हेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ टू कमोडिटीज इज जीरो देन कमोडिटीज आर, ये कह रहा है कि जब आड़ी तिरछी लोच में जो लोच है वो शून्य है, तो उस समय पे जो गुड्स हैं वो कैसी हैं, पूरक वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, स्वतंत्र वस्तुएं हैं या प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। तो अगर वस्तुएं इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, तो उस समय पे क्रॉस इलास्टिसिटी आपका शून्य होगा, क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी बताता क्या है कि एक वस्तु की कीमत
दूसरे वस्तु की मांग को बताता है। तो जब एक दूसरे से वो संबंधित ही नहीं रहेंगी तो क्रॉस इलास्टिसिटी, जाहिर सी बात है उनका जीरो आएगा। नेक्स्ट है इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन, जब सीमांत उपयोगिता शून्य रहेगी तो उस समय आपकी कुल उपयोगिता क्या रहेगी, जीरो, नेगेटिव, मैक्सिमाइज्ड। तो जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शून्य पे रहता है, 0 पॉइंट पे रहता है, तो उस समय जो आपकी कुल उपयोगिता रहती है वो मैक्सिमम पॉइंट पे रहती है। इसी पर ये बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। और उसके बाद से कुल उपयोगिता नीचे की तरफ झुकने लगती है, क्योंकि जब 0 पे मार्जिनल यूटिलिटी होता है उसके बाद भी हम लोग कंजप्शन करें तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगता है, नीचे की तरफ झुकने लगता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है आपका ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल्स द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और कार्डिनल यूटिलिटी इज नॉट बेस्ड, यानी कि इन चारों में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पर गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण आधारित है, उसमें से कोई एक धारणा ऐसी है जिस पे वो आधारित नहीं है। तो उपभोक्ता तर्कयुक्त होता है, ये भी सही है। उपभोक्ता की आय सीमित है और उसके साथ साथ उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, लेकिन ये मान के चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो डिमनिश नहीं करता है, वो इस्टेब्लिश रहेगा, यानी कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहेगी। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि मुद्रा के ही आधार पर हम लोग यूटिलिटी का मापन करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो आधार होता है अगर वो बार बार बदलता रहेगा तो हम लोग ठीक से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको स्थिर माना जाता है, वो डिमनिश नहीं होती है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर, सीमांत लागत निर्धारण तकनीक किसके लिए उपयोगी है, क्रय करना तथा बनाना, लाभ नियोजन, काम बंद करने का निर्णय, या उपरोक्त तो सभी, तो ये सभी के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, जब औसत लागत घट रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एवरेज कॉस्ट जब कम हो रही होती है, यही आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, और एमसी कर्व आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस तरीके से रहता है। तो जब एवरेज कॉस्ट आपके डाउन हो रही है, गिरते हुए आ रही है, तो उस समय क्या स्थिति है, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो उससे नीचे रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सीमांत लागत औसत लागत के नीचे होनी चाहिए। नेक्स्ट है अ रेशनल कंज्यूमर गेट्स इट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वेयर, ये डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हुआ है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दोनों के कीमतों के बराबर होती हैं तो उस समय एक उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स, इसके ऊपर वाले फिगर में को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि AC और MC इस तरीके से बने हुए हैं। बोला है क्वेश्चन में आपके कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को कहाँ पे कट करता है, तो वो उसके मिनिमम पे कट करता है, यानी कि इसके बाद, इसके पहले आप देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, इसके बाद देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट बढ़ रही होगी, लेकिन ये जो इसका पॉइंट है जिस पे MC उसको कट कर रहा है वो उसका मिनिमम पॉइंट रहता है। मार्जिनल कॉस्ट उसको जहाँ पे कट करेगी एवरेज कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट का वो न्यूनतम बिंदु होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव यू शेप, यू मीन्स ये वाला यू नहीं है, यू शेप। तो इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व यू शेप में नहीं रहता है, उसका शेप इस तरीके से रहता है, डाउनवर्ड रहता है।
और वो नेगेटिव नहीं रहता, हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की अवस्थाएं कितनी हैं, तो वो हैं 3। एक होता है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एक होता है कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व आर ऑल्सो नॉन एज, दीर्घकालीन लागत वक्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग जानते हैं प्लानिंग कर्व नाम से, योजना वक्र। इसलिए ऐसा इसको कहते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म हमारे लिए इतना पर्याप्त समय रहता है कि एक कंपनी चाहे तो जितनी मशीन्स, जितने लेबर, जितनी भी चीज़ों को वो चाहे तो वो चेंज कर सकती है और अच्छी प्लानिंग कर सकती है, इसीलिए उसको प्लानिंग कर्व कहते हैं। और एक कर्व और कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनवलप कर्व। एनवलप कर्व हम लोग किसको कहते हैं, लॉन्ग रन कर्व को, जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होती है उसे हम लोग कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है अ मोनोपोली फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, एक एकाधिकारी फर्म संतुलन की स्थिति में कब होती है, तो वो एकाधिकारी फर्म संतुलन की स्थिति में तब होगी जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।